हाय स्टूडेंट्स। तो आज हमारी एचटीटी क्लास नंबर 4 है, जिसका हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो लास्ट वीडियो में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट किया था, जिसके अंदर देखा था कि बच्चा कैसे विकास करता है। आज हमारा टॉपिक है विकास एवं वृद्धि। तो चलिए देखते हैं डेवलपमेंट। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? चेंजेस, जिसको हम हिंदी में लिख सकते हैं परिवर्तन। किस में परिवर्तन हो रहे थे? बच्चे में। हम एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, हमें अलग अलग बच्चों से डील करना पड़ेगा जब हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, तो इसलिए हमने पढ़ा था चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट किस किस तरह से होते हैं, डेवलपमेंट का क्या मतलब है। एक ब्रॉडर टर्म में हम डेवलपमेंट को देखेंगे और उसके साथ ही हम उसका कंपैरिजन किससे करेंगे? ग्रोथ से, वृद्धि से। तो चलिए देखते हैं डेवलपमेंट, और एक तरफ हम लिख लेते हैं ग्रोथ। इसको हम लिखेंगे विकास, एंड ये है हमारी वृद्धि। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बच्चे के शरीर में विकास हो रहा था, उसके संज्ञान में विकास हो रहा था, बुद्धि में, जिसको हम कहेंगे कॉग्निशन में, उसके व्यवहार में, बिहेवियर में चेंजेस हो रहे थे। तो हमने देखा अलग अलग तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, और अभी हम उन्हीं चेंजेस को वापस से देखते हैं। अगर बच्चे के बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, उसके शरीर में चेंजेस हो रहे हैं, तो उन्हें हम माप सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हम एक बच्चे से 2 साल पहले मिले थे, तो हम उसकी हाइट नाप सकते कि वो 2 फुट की थी। लेकिन जब हम उससे 4-5 साल बाद मिले और हमने उसकी हाइट नापी, तो वो हमें 4 फुट की हुई दिखाई दी। तो क्या हुआ? बच्चे के अंदर विकास हुआ, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ। और वो डेवलपमेंट कैसा हुआ? जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन किया जा सकता है। और वो कैसा था? वो था शारीरिक डेवलपमेंट। तो वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा हमारे ग्रोथ के अंदर। बट ऐसा डेवलपमेंट जिसका हम मापन नहीं कर सकते, उसका हम सिर्फ अवलोकन ही कर सकते हैं। दैट मीन्स कि उसको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते। कैसे? जैसे कि बच्चे की समझ बढ़ गई। हमने पिछली वीडियो में एग्जांपल देखा था कि जब एक 2 साल के बच्चे को चोट लगने पर पेरेंट्स के द्वारा कहा गया, बेटा वाह, शाबाश, तो हमने ये देखा था कि वो बच्चा उस ताने को नहीं समझ पा रहा था। बट जब वो बच्चा 10 साल का हुआ और जब उसे तब चोट लगी और उसके पेरेंट्स ने उसे वापस से ताने में कहा कि बेटा वाह, शाबाश, और जाकर बाहर खेलो, तो वो समझ गया कि ये मुझे किस तरह से बोला जा रहा है, ये एक ताना है। तो कहीं ना कहीं बच्चे के संज्ञान में, उसके दिमाग में विकास हुआ और वो हमारी बातों को और अच्छे तरीके से समझने लगा। तो ये कैसा डेवलपमेंट था? अब हम इसे माप तो नहीं सकते कि 2 साल पहले बच्चे की बुद्धि 8 मीटर थी, अब 2 साल बाद बच्चे की बुद्धि 12 मीटर हो गई है, या फिर किसी और क्वांटिटी में, किसी भी क्वांटिटी में हम ये नहीं जान सकते कि बच्चा कितना समझदार हो सकता है। इसे हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक दूसरी क्लास के बच्चे से ज्यादा बुद्धि एक 8वीं क्लास के बच्चे में होगी। बट क्या हम इसका मापन कर सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा होगी? नहीं, वो हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? उसका व्यवहार देखकर, उसके तौर तरीके देखकर कि वो कैसे सिचुएशंस के साथ डील कर रहा है। तो जिसका हम मापन नहीं कर सकते, वो सारे विकास आएंगे हमारे डेवलपमेंट के अंदर। और जिनका हम मापन कर सकते हैं, जैसे किसी ऑर्गन का बढ़ जाना, कि इसका हाथ 2 सेंटीमीटर का था जब ये पैदा हुआ था, और अब जब ये 10 साल का हो गया है तो हम कह देते कि इसका हाथ 20 सेंटीमीटर का हो गया था। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि हम कैसे विकास को मेजर कर सकते हैं, और जिस विकास को हम मेजर करेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी? ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होती है? मेजरेबल। मेजरेबल मतलब मापन किया जा सकता है। और हमने ग्रोथ के अंदर क्या देखा? किस चीज का मापन है? शारीरिक विकास का। शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के अंदर क्या आएगा? उसकी हाइट का बढ़ जाना, उसके किसी ऑर्गन्स का बढ़ जाना, है ना, ये सब आएगा हमारा ग्रोथ के अंदर। लेकिन जब हम देख रहे हैं डेवलपमेंट, विकास, तो डेवलपमेंट के अंदर क्या आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है कि ये ऑब्जर्वेबल है। ऑब्जर्वेबल, इसका हम सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं।
इसके अंदर हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बच्चे की बुद्धि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स कॉग्निशन, शारीरिक विकास को हम इंग्लिश में लिखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। तो अभी हमने क्या सीखा कि जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, उसका हम मापन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उसमें शारीरिक विकास हो रहा होगा, क्योंकि हम सिर्फ शारीरिक विकास का ही मापन कर सकते हैं। किसी के बिहेवियर का मापन कर सकते हैं क्या कि कल वो 2 सेंटीमीटर खुश था, आज वो 10 सेंटीमीटर खुश है? नहीं। या फिर हम कहें कि कल वो 2 लीटर खुश था, आज वो 20 लीटर खुश है? बिल्कुल भी नहीं। उसके व्यवहार का, उसकी फीलिंग्स का, या फिर हम कहें उसकी बुद्धि का हम मापन नहीं कर सकते। हम सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो पहले से कितना ज़्यादा चेंज हुआ है, कितना ज़्यादा उसके अंदर विकास आया है, कैसे वो सिचुएशंस को डील कर रहा है। तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा? वो आ जाएगा डेवलपमेंट के अंदर। बट जहाँ पर भी हम मापन कर सकते हैं वहीं पर हम कहेंगे कि ये ग्रोथ के अंदर आ जाएगा। तो आइए अब हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये था इंट्रोडक्शन ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो हमारी क्लास शुरू होती है। तो जो आम बोलचाल की भाषा है उसके अंदर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही अभिप्राय में लेकर चलते हैं कि दोनों सेम है। ग्रोथ बोल दो या डेवलपमेंट बोल दो, दोनों सेम है। बट अभी हमने देखा क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। ग्रोथ आएगा जिसके अंदर हम मापन कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। वो किसको मेजर कर रहे हैं? शारीरिक विकास को, फिजिकल डेवलपमेंट को। और जो डेवलपमेंट है उसके अंदर हम मापन नहीं करते, अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। वो किसके अंदर आ जाएगा? जैसे कि बिहेवियर हो गया या फिर उसका कॉग्निशन का विकास हो गया, वो आएगा हमारे डेवलपमेंट के अंदर। तो इसका मतलब दोनों बिल्कुल अलग है। तो हम हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, in common language growth and development are used in same context but they are not same। हिंदी में लिखेंगे, आम बोलचाल की भाषा में विकास एवं वृद्धि का प्रयोग एक अभिप्राय में किया जाता है। क्या मतलब है इस लाइन का? इसमें हम बोल रहे हैं कि जो विकास और वृद्धि है इनका प्रयोग एक अभिप्राय में, एक ही अर्थ के तौर पर किया जाता है। हम आम बोलचाल में कह देते हैं कि बच्चा डेवलप हो रहा है या फिर बच्चे के अंदर वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ये दोनों सेम बातें हैं, बट हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि डेवलपमेंट में क्या क्या आता है। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में के अंदर क्या क्या आता है? Development includes growth, maturity, and learning। तो डेवलपमेंट के अंदर हम इंक्लूड करेंगे ग्रोथ को, मैच्योरिटी को और
लर्निंग को। तो हिंदी में लिखेंगे विकास एक प्रक्रिया है जिसमें बुद्धि, परिपक्वता एवं अधिगम शामिल है। विकास एक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि, परिपक्वता एवं अधिगम शामिल है। क्या मतलब हुआ इसका कि डेवलपमेंट अपने आप में इंक्लूड करता है ग्रोथ, वृद्धि। जो हमने अभी देखा कि वृद्धि का मापन किया जा सकता है, शारीरिक वृद्धि होती है बच्चे के अंदर, तो वो किसका पार्ट है? वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ किसके अंदर आ रहा है? डेवलपमेंट के अंदर आता है। और क्या क्या है डेवलपमेंट के अंदर? मैच्योरिटी, कि कोई इंसान कब जाकर परिपक्व हो रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी एज से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, अपने जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं फिर भी वो बच्चों जैसा ही बिहेव करते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे लोगों को समाज में ज़्यादा सही नहीं माना जाता है। एक टाइम के बाद आपको एक एज के पर्टिकुलरली ही अपने आप को कैरी करना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ता है। तो परिपक्वता भी हमारे डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगी। तो सही टाइम पर जब एक आदमी मैच्योर हो रहा है तो हम ये देख सकते हैं कि वो डेवलप कर रहा है, अब उसकी समझ बढ़ती जा रही है। और इसी के अंदर आएगा लर्निंग, अधिगम, नई नई चीज़ों को सीखना, कैसे समाज में बोलना है, कैसे कोई काम करना है। तो अधिगम भी किसके अंदर आ गया? डेवलपमेंट के अंदर आ गया। तो यहाँ से हमें देखने को मिला कि जो डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म मीन्स व्यापक, बहुत बड़ा है। इसके अंदर सारी चीजें आ गई, ग्रोथ भी इसके अंदर आ गई। डेवलपमेंट के अंदर हमने देखा कि जिनका मापन नहीं करेंगे वो भी डेवलपमेंट के अंदर ही है, परिपक्वता भी डेवलपमेंट के अंदर है, लर्निंग भी डेवलपमेंट के अंदर है। तो इंसान जो कुछ भी अपने लाइफ के अंदर सीख रहा है, ग्रो कर रहा है, वो सब किसके अंदर आ जाएगा? डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। इसका मतलब ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है नैरो कॉन्सेप्ट, छोटा है डेवलपमेंट से, तो इसको हम कहेंगे संकुचित है। अगर हम कंपैरिजन करें डेवलपमेंट का और ग्रोथ का, तो जो डेवलपमेंट है वो बड़ा है, ब्रॉडर टर्म है, व्यापक है, और जो ग्रोथ है वो नैरो कॉन्सेप्ट है जो कि वो संकुचित है, उससे छोटा है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे मैच्योरिटी के बारे में कि मैच्योरिटी किस किस फैक्टर से प्रभावित होती है। मैच्योरिटी परिपक्वता, ग्रोथ देख लिया हमने डेवलपमेंट देख ली। एक तरफ हम देखेंगे लर्निंग, इसको हम हिंदी में लिखेंगे अधिगम। तो मैच्योरिटी किस चीज से प्रभावित होती है? वो होती है हमारी हेरेडिटी से, आनुवांशिकता। हेरिडिटी मीन्स कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के अंदर हमारे मदर और फादर के जीन्स का रोल होगा कि किसी के पेरेंट्स अगर जल्दी एज पर मैच्योर हो गए थे, वो इतने समझदार थे, उनमें इतनी समझ है, तो साइकोलॉजी के अंदर माना जाएगा कि उनका बच्चा भी जो है वो मैच्योर हो जाएगा। उसी पीस पे ना हो बट थोड़ा जल्दी होगा बाकियों से। लेकिन अगर वहीं पे बच्चे के पेरेंट्स सही उम्र में मैच्योर नहीं हुए, जो कि हम मानते 20 से 25 साल की उम्र के बीच में इंसान मैच्योर हो जाता है, थोड़ा बहुत समझने लग जाता है, खुद से कमाना शुरू करता है। तो अगर कोई इंसान 25, 26, 27, 28 मान लो 40 साल का हो गया और फिर भी बच्चे जैसी हरकतें कर रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि उसकी हेरिडिटी की वजह से ऐसा है कि हो सकता है कि उसके फादर और मदर
इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं थे। तो मैच्योरिटी किससे डायरेक्टली रिलेटेड है? हमारी हेरिडिटी से, अनुवांशिकता से, कि हमारे मदर और फादर के जीन्स कैसे हैं। अब बात आती है लर्निंग की, अधिगम की। तो हम लर्न कैसे करते हैं, एक बच्चा लर्न कैसे करता है? मान लीजिए एक बच्चे को उसकी मम्मी ने कहा, 2 साल का बच्चा है, कि इस आग को टच मत करना, बट वो बच्चा जब तक उस चीज़ को टच ना कर ले वो तब तक मानेगा नहीं। वो जाकर उस आग को टच करने की कोशिश करेगा, बट जब वो उस आग को टच कर लेगा तो वो लर्न कर लेगा। उसे तभी पता चल जाएगा कि मुझे दर्द हुआ है और आगे से मैं इसको कभी टच नहीं करूँगा। अब वो पूरे जीवन तक आग से डर सकता है कि इसको टच नहीं करना है, उसने वो लर्निंग कर ली है। तो लर्निंग कैसे आती है? एफर्ट और प्रैक्टिस से। एफर्ट एंड प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा। ठीक है, तो लर्निंग आती है अभ्यास के द्वारा। और मैच्योरिटी का किस में रोल होता है? हेरिडिटी में। मैच्योरिटी, लर्निंग, ग्रोथ किसके पार्ट हो गए? डेवलपमेंट के पार्ट हो गए। अब हम देखेंगे ग्रोथ को। तो ग्रोथ के लिए लिखेंगे हम, इन जनरल टर्म ग्रोथ इज यूज्ड फॉर इंक्रीज इन द वेट एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। ग्रोथ in general terms, growth is defined as the increase in the size and weight of the body. सिर्फ बॉडी के ही क्यों, किसी और चीज़ के क्यों नहीं? कि भाई व्यवहार को क्यों नहीं हम माप रहे हैं, या फिर हम दिमाग को क्यों नहीं माप रहे? क्योंकि उसका मापन नहीं हो सकता। लेकिन बॉडी का हो सकता है कि हाइट कल 2 सेंटीमीटर थी, हाथ कल इतना था, आंखें तुम्हारी पहले बड़ी होती थी अब छोटी हो गई है, नाक पहले छोटी होती थी अब बड़ी हो गई है, फेस पहले पतला होता था अब गोल हो गया है। तो हम उन चीज़ों को माप सकते हैं। इसीलिए बॉडी में जो भी इंक्रीज हो रहा है साइज में, या फिर हम कहें वेट सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है कि सभी जब मिलते हैं, अगर कोई पतला है या फिर मोटा है तो उसको कहेंगे ओ पहले तुम तो बहुत पतले होते थे अब मोटे हो गए, क्या वेट है तुम्हारा? तो इसका हम मापन कर सकते हैं। हम सभी अपने वेट का कभी ना कभी तो मापन करते ही हैं कि हम कितने किलो के हो गए हैं। तो ये आएगा ग्रोथ के अंदर। डेवलपमेंट के अंदर हमने देखा क्या आएगा? बौद्धिक विकास आएगा, व्यवहार में विकास आएगा, ये सारी चीजें आएंगी डेवलपमेंट के अंदर। तो हिंदी में हम लिखेंगे वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर के अंगों एवं आकार में हुई वृद्धि के लिए किया जाता है। कि भाई उसका कितना इंक्रीज हो रहा है साइज में, उसके बॉडी के पार्ट्स कितने बड़े होते जा रहे हैं, उसका वेट कितना बढ़ता जा रहा है या उसका वेट कितना घटता जा रहा है। लेकिन ग्रोथ के अंदर हम सिर्फ इंक्रीज को देखेंगे, डिक्रीज को नहीं देखेंगे। जो डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है वो आएगा हमारा डेवलपमेंट के अंदर। तो वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर के अंगों एवं आकार में हुई वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या है? बढ़ना, उसके लिए किया जाता है कि उसके शरीर के अंग किस तरह से बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ चुके हैं, उसका आकार कितना बढ़ चुका है, उसकी हाइट कितनी बढ़ चुकी है, ये सब आएगा हमारा ग्रोथ के अंदर। अब हम देखेंगे विकास को। विकास मीन्स डेवलपमेंट। विकास में बौद्धिक वृद्धि
व्यवहारात्मक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि एवं संवेगात्मक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि, संवेगात्मक वृद्धि, व्यवहारात्मक वृद्धि, ये सब किसके अंदर आ रहा है? विकास के अंदर आ रहा है। संवेगात्मक वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। तो किस किस चीज को पढ़ेंगे हम डेवलपमेंट के अंदर? बौद्धिक वृद्धि, दिमाग की वृद्धि, व्यवहारात्मक वृद्धि, बिहेवियर की वृद्धि, शारीरिक वृद्धि जो कि हमने ग्रोथ के अंदर भी पढ़ी थी। हमने देखा था ना कि ग्रोथ जो है वो विकास का ही एक पार्ट है, इसीलिए यहाँ पर आया शारीरिक वृद्धि। संवेगात्मक वृद्धि मतलब उसके इमोशंस की वृद्धि। तो इंग्लिश में हम लिखेंगे डेवलपमेंट इंक्लूड्स cognitive development, behavioral development, physical development, and emotional development। तो जो भी विकास बच्चे के अंदर है, चाहे वो कैसा भी विकास हो, वो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट के अंदर आता है। क्योंकि जो शारीरिक वृद्धि है वो हम ग्रोथ में पढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रोथ किसका हिस्सा है? विकास का ही हिस्सा है। तो सब कुछ जो भी बच्चे का विकास हो रहा है उसे हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो अब आगे हम देखेंगे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम की डेवलपमेंट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या? शारीरिक विकास, व्यवहारिक विकास, ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे विकास के आयाम, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम। इंग्लिश में लिखेंगे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या क्या हमने देखे कि क्या क्या चीज़ें आ रही है? फिजिकल आ रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है हमारा, कॉग्निटिव आ रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है, इमोशनल आ रहा है तो भावनात्मक विकास भी हो रहा है, या फिर हम इसे संवेग भी बोल सकते हैं। बिहेवियर आ रहा है तो व्यवहार का विकास भी हो रहा है, और मोरालिटी मतलब नैतिकता का भी विकास हो रहा है। ऐसे हम देखें तो लैंग्वेज का भी विकास हो रहा है ना, सारी चीज़ों का विकास हो रहा है। तो एरियाज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आएगा? फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम कहेंगे शारीरिक विकास, कॉग्निटिव, या फिर हम कहें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। हिंदी में लिखेंगे बौद्धिक विकास। फिर आ रहा है बिहेवियरल डेवलपमेंट, व्यवहारात्मक विकास। फिर आ रहा है इमोशनल डेवलपमेंट,
संवेगात्मक विकास। उसके बाद मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे भाषा विकास। तो फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास, जिसके अंदर हम देखेंगे हाइट, वेट, और क्या ऑर्गन्स में कि लीवर बड़ा हो गया, या फिर हम कहें कि इसका तो पेट थोड़ा छोटा हो गया, पतला हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। शारीरिक तौर पर हम लोगों को माप सकते हैं कि तुम पहले पतले थे अब मोटे हो गए हो, अरे तुम्हारा पेट कहाँ गया, तुम इतने पतले कैसे हो गए। तो ये सब किसके अंदर आएगा, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। अब आ रहा है कॉग्निटिव या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। क्या हम किसी की बुद्धि को माप सकते हैं कि 2 साल पहले तो ये बिल्कुल डफर होता था, अब ये डॉक्टर बन गया है, अरे इसकी बुद्धि तो 100% बढ़ चुकी है। नहीं, हम बुद्धि को नहीं माप सकते, पर हम इसको ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं कि तुम तो 2nd क्लास में फेल हुए थे और आज तुम डॉक्टर बन गए हो। इसका मतलब कि तुम्हारी बुद्धि में कहीं ना कहीं विकास हुआ है, तुमने अपने ऊपर मेहनत की है और तुमने सीखा है, तुमने लर्निंग की है, जिसकी वजह से तुम्हारी बुद्धि का विकास हुआ है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास बिहेवियरल डेवलपमेंट, कि अरे तुम तो बचपन में बहुत ज़्यादा चिड़ोकले होते थे और अब तुम बहुत ज़्यादा हंसमुख रहते हो, मुझे अच्छा लगता है तुमसे मिलना। तो ये बिहेवियर में हमने देखा कि उसका विकास हुआ है, कि पहले एक बच्ची थी जो हर छोटी बात पर रो देती थी और अब वो बड़े से बड़ी सिचुएशन को बहुत ही ब्रेवरी से हैंडल करती है। तो क्या हुआ, उसके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, अब वो चैलेंजेस को फेस कर रही है बिना चिढ़े बिना रोए। तो वो ऐसा करिए तो उसके इमोशंस में भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है, कि जो छोटी छोटी बातों से घबरा जाती थी आज वो स्टेज पर जाकर पूरा मंच का संचालन कर रही है। तो उसके जो इमोशंस है उसको उसमें कंट्रोल करना सीख लिया है। तो इस चीज़ को हम नाप नहीं सकते कि उसने 2% सीखा या फिर उसने 2 सेंटीमीटर का सीखा, 2 लीटर का सीखा। इसको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं, परख सकते हैं कि हाँ मैंने इसको देखा, जब इसको कहीं पर किसी के सामने बोलना पड़ जाता था तो ये अटक जाती थी, इससे बोला नहीं जाता था, बहुत ज़्यादा शाय थी। लेकिन आज उसने पूरी की पूरी स्टेज संभाली, इसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया। तो हमने क्या किया, अवलोकन किया, ऑब्जर्व किया। उसके बाद में आता है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास, सही और गलत की समझ। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसमें नैतिक विकास नहीं होता है, उसे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। तो हम देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं जो वो अपनी मम्मी को कभी कभी मार भी देते हैं, 1-2 साल के बच्चे होते हैं, या फिर उनसे गुस्सा करने लग जाते हैं, या फिर किसी को भी बाइट कर लेते हैं पीछे से आके। तो अभी तक उनमें नैतिक विकास नहीं हुआ है, वो नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत है। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो हम देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना सीख जाता है, उनके आगे नहीं बोलता, या फिर ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं। तो उसका मोरल डेवलपमेंट हुआ है। धीरे धीरे जब वो 5th-6th क्लास में आता है हम उसको बताते हैं कि कैसे डूज और डोंट्स होते हैं, कि हमें बूढ़े आदमियों की हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, डस्टबिन में ही कचरा डालना चाहिए। तो ये सब हम उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं, मोरल डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि एक बच्चा था जो पहले अपनी स्कूल की ड्रेस चेंज नहीं करता था और डस्टबिन में कभी भी कूड़ा नहीं फेंकता था, पूरा घर गंदा रखता था, और फिर उसमें सुधार होने लगा कि डस्टबिन में वो कूड़ा डाल रहा है, सबकी वो हेल्प कर रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, मोरल डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें नैतिक विकास हो रहा है, उसे समझ आ रहा है कि क्या सही है या क्या गलत है। उसके बाद में आता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो बोलना नहीं सीखता, बस वो बाबू ऐसे करता है। लेकिन धीरे धीरे वो जैसे जैसे हमें सुनता है, हमें इमिटेट करने की कोशिश करता है, हमारी नकल उतारता है और वो धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। तो ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें भाषा का विकास हुआ है। हम नाप नहीं सकते कि ओ आज इसने 2 वर्ड बोले तो इसके अंदर तो 2 मीटर भाषा का विकास हो गया है, और अभी 25 साल का बच्चा हो गया है, कि 25 साल उसकी एज हो गई है, अभी सारे वर्ड सब कुछ सही से बोलता है, तो आज इसमें 100 सेंटीमीटर का विकास हो गया। ये सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे एक बच्चा पहले तुतला रहा था, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी भाषा का
विकास होता गया, अब वो सही से बोल रहा है। तो हम इसे माप नहीं सकते कि वो कितना तुतलाता था और वो कितना साफ बोल रहा है, ये सब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए ये सब किसके अंदर आते हैं? डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे मेजर काइंड ऑफ डेवलपमेंट, विकास के मुख्य प्रकार। मेजर काइंड ऑफ डेवलपमेंट, विकास के मुख्य प्रकार। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि विकास के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। अभी हमने देखा अलग अलग डेवलपमेंट को, इमोशनल है, मोरल है, लैंग्वेज है, शारीरिक है, फिजिकल है, व्यवहारात्मक है, सब कुछ है। तो लेकिन मेजर कौन सी है? बिल्कुल प्रमुख जो इसे हम कहेंगे वो है तीन टाइप्स हैं, या फिर हम ब्रैकेट में साथ में 4 भी लिख सकते हैं, बट अगर 3 का ऑप्शन है तो हम 3 को ही मार्क करेंगे। तो वो 3 कौन कौन सी है? सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में लिखेंगे शारीरिक विकास। फिर आता है कॉग्निटिव या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसे हम लिखेंगे हिंदी में बौद्धिक या फिर संज्ञानात्मक विकास। एंड जो थर्ड है उसे हम लिखेंगे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में हमने क्या किया कि इमोशनल और बिहेवियरल को दोनों को एक साथ लिख दिया, सांवेगिक और सामाजिक डेवलपमेंट। सामाजिक एवं सांवेगिक विकास। तो फिजिकल डेवलपमेंट हमें पता है शरीर का इंक्रीज होना, अंगों का बढ़ना, वेट का बढ़ना, हाइट का बढ़ना फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की समझ का बढ़ना, उसका भाषा का विकास होना, उसकी बुद्धि का बढ़ना किसके अंदर आएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। सोशियो इमोशनल सामाजिक, समाज में हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो सोशियो इमोशनल के अंदर आ गया बिहेवियरिज्म, बिहेवियर डेवलपमेंट। समाज के अंदर हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे हमारे इमोशंस को हम कंट्रोल कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे एक बच्चा छोटा होता है तो वो दूध के लिए, खाने के लिए रोने लग जाता है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो अपनी भूख को कंट्रोल करना सीख लेता है। वो समझ आता है कि जब रिसेस होएगी तभी खाना खाना है, वो क्लास के अंदर रोना शुरू नहीं करता। तो कहीं ना कहीं उसका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है, वो परिपक्व हुआ है, उसमें वो समझ बनी है कि अब वो यहाँ पर रो नहीं सकता है, उसे ये सब हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके बिहेवियर में भी चेंज है और उसके इमोशंस में भी चेंज है। तो मेजर काइंड ऑफ डेवलपमेंट क्या है? 3 हैं। कौन कौन से? फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। अब जैसे हमने व्यवहार के बारे में बात की, हमने इमोशंस के बारे में बात की, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात की, तो अब जेबी वॉटसन आते हैं। तो जेबी वॉटसन ने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की इमोशंस के बारे में। इमोशंस के बारे में किसने बात की? हमारे संवेग के बारे में बात की जेबी वॉटसन ने।
जेबी वॉटसन वही है जिन्होंने हमारी सेकंड एचटेट की क्लास के अंदर कहा था कि तुम मुझे स्वस्थ शिशु ला कर दो और जो तुम उन्हें बोलोगे कि इसे डॉक्टर बनाना है, इसे चोर बनाना है, इसे इंजीनियर बनाना है, उसे मैं वही बना दूंगा। तो इन्होंने, अब देखते हैं कि इन्होंने इमोशंस, हमारे संवेग के बारे में क्या कहा। तो इन्होंने कहा कि मनुष्य में 3 संवेग जन्म से ही होते हैं। इन्होंने क्या कहा, मनुष्य में 3 संवेग जन्म से ही होते हैं। Humans have 3 emotions by birth, कि जब वो पैदा हुए तो वो 3 इमोशंस अपने साथ लेकर पैदा हुए। तो कौन कौन से हैं वो 3 इमोशंस? सबसे पहला है लव, प्यार। जब एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ प्यार करती है तो वो समझ जाता है कि हाँ, मैं मेरी माँ के पास सुरक्षित हूँ, मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसीलिए कहते हैं कि जिन बच्चों को बचपन में सही अमाउंट ऑफ प्यार मिला है तो वो बड़े होकर ज़रूर अच्छे इंसान बनेंगे। बट जिन्होंने अपने बचपन में प्यार नहीं देखा, टॉर्चर और ये सारी चीज़ें देखी, अकेलापन देखा है, तो कहीं ना कहीं उनको वो मेंटली परेशान करेगा। इसके बाद में सेकेंड आता है एंगर, क्रोध। बच्चे क्रोध के साथ ही पैदा होते हैं और ये क्रोध मरने तक हमारे अंदर रहता है ना। ऐसा हम कह सकते हैं कि मरने तक हम गुस्सा करते रहते हैं, मरने के बाद क्या होता है वो किसी को नहीं पता। बट ये क्रोध जन्म से आया है और मृत्यु तक हमारे साथ ही जाएगा, जो कि एक बहुत गलत बात है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आता है फियर, जिसको हम कहेंगे भय, डर। बच्चे के अंदर डर भी होता है। इसको हम देख सकते हैं कि जब एक माँ अपने बच्चे से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करती है तो उसे पता चल जाता है और वो रोना शुरू कर देता है, भय में, इनसिक्योरिटी में, कि अब मेरी मम्मी मेरे पास नहीं है तो मेरा कौन ध्यान रखेगा। अब हम एक एक करके सभी के सभी डेवलपमेंट में जो भी आए हैं अभी तक मेजर कॉन्सेप्ट्स, उनको देखेंगे कि मेजर काइंड ऑफ डेवलपमेंट में जैसे हमने पढ़ा फिजिकल डेवलपमेंट, तो अब हम देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है। फिजिकल डेवलपमेंट, तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, शारीरिक विकास। इसके अंदर क्या आएगा, इसको हम हिंदी में लिखेंगे शारीरिक विकास। शारीरिक गठन से संबंधित है, अर्थात ऊंचाई, वजन, आकार इत्यादि। तो किससे संबंधित है, शारीरिक गठन से। शारीरिक विकास किससे संबंधित है, शारीरिक गठन से संबंधित है। कि उसके बॉडी का साइज कैसा है, उसके ऑर्गन्स का साइज कैसा है, उसकी ऊंचाई कैसी है ना। तो फिजिकल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फिजिकल डेवलपमेंट is related to physical structure of a human body। एग्जाम्पल में हम दे देंगे हाइट और वेट, हिंदी में ऊंचाई और वजन, ये आ जाएगा हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। अब फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा मोटर डेवलपमेंट। गत्यात्मक विकास। अभी गत्यात्मक विकास क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी बॉडी में जान आनी शुरू हो जाती है, उसके हाथ पैरों में जान आनी शुरू हो जाती है,
उसके अंदर ताकत आनी शुरू हो जाती है तो क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है उसकी मोटर स्किल्स का, कि किसी चीज़ को वो कैसे पकड़ रहा है, उसकी मांसपेशियों का विकास हो रहा है, उसके बॉडी का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, उसकी मांसपेशियों का विकास होता जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है समय के साथ साथ। तो इसके अंदर आएगा उसकी मांसपेशियों का विकास, बच्चे की मांसपेशियों के विकास एवं समन्वय से संबंधित है, कि कैसे वो कोऑर्डिनेशन कर रहा है अपने हाथ पैरों का, अपनी आइज का, अपनी फिंगर्स का, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। तो ये किसके अंदर आएगा, मोटर डेवलपमेंट के अंदर। मोटर डेवलपमेंट इज अबाउट द मस्कुलर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। मोटर डेवलपमेंट is about the muscular development and its coordination, कि उसकी मसल्स के अंदर कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे उसके हाथों में जान आ रही है, उसके मसल्स डेवलप हो रहे हैं, उसके शरीर में ताकत आ रही है, तो वो कोशिश करेगा खुद से बैठने की, चलने की, खड़े होने की, फिर वो चीज़ों को पकड़ना शुरू करेगा। तो जब एक बच्चा किसी मान लो बॉल को पकड़ता है तो वो उस बॉल को ऐसे पकड़ता है, आप किसी छोटे बच्चे को देखोगे तो, लेकिन जबकि हम उस बॉल को इस हाथ में ऐसे भी पकड़ सकते हैं, अपनी फिंगर्स से भी पकड़ सकते हैं। तो वो हम कब करते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा जो मोटर डेवलपमेंट होता जाता है। लेकिन अभी बच्चा थोड़ा सा छोटी एज का है तो वो किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करेगा। उसे नहीं पता कि इस पेन को हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं, वो इस पेन को दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसका विकास अभी शुरू हुआ है। धीरे 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 उसका और ज़्यादा डेवलपमेंट होएगा, और ज़्यादा ताकत आएगी, और ज़्यादा समझ आएगी, तो वो इस पेन को ऐसे पकड़ना शुरू कर देगा। तो मोटर डेवलपमेंट के अंदर दो डेवलपमेंट्स आती हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और एक है फाइन मोटर डेवलपमेंट। हमारे टॉपिक चल रहा है अभी मोटर डेवलपमेंट। कितने टाइप्स की है? 2 टाइप्स की। सबसे पहली है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। एंड जो सेकंड है वो है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस से हमें पता चल रहा है, जैसे हम कहते हैं ग्रॉस जीडीपी बताइए। ग्रॉस मतलब पूरा सम, पूरा टोटल। इसको हम लिखेंगे स्थूल गत्यात्मक विकास। स्थूल गत्यात्मक विकास के अंदर क्या आएगा? सम टोटल। अभी हमने जैसे कि देखा तो बच्चा अपनी पूरे बॉडी का यूज करेगा, अपने पूरे हाथ का यूज करेगा, पैरों का यूज करेगा। जैसे रनिंग करने के लिए हमारे पैर यूज हो रहे हैं, हमारी छोटी मसल्स यूज नहीं हो रही है जैसे फिंगर्स वगैरह, वो सब आएंगी फाइन मोटर के अंदर, जिसे हम कहेंगे सूक्ष्म। सूक्ष्म का मीनिंग ही माइक्रो होता है, छोटा होता है। सूक्ष्म गत्यात्मक विकास। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या हो रहा है? बड़ी मांसपेशियों का विकास। और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास के अंदर क्या हो रहा है? छोटी मांसपेशियों का विकास।
बड़ी मांसपेशियों का विकास, हाथ का विकास, पैर का विकास, छोटी मांसपेशियों का विकास, फिंगर्स का विकास, हमारी उंगलियों का विकास, जैसे जिसका हम यूज़ करते हैं बुनाई करने में, कढ़ाई करने में, सुई में धागा पिरोने में, तो हमारी छोटी मांसपेशियाँ यूज़ हो रही है, हमारी फिंगर्स यूज़ हो रही है, वो आएगा फाइन मोटर के अंदर। लेकिन जब हमारा पूरा का पूरा हाथ यूज़ हो रहा है, लाइक डांसिंग में हम हमारा पूरा का पूरा हाथ यूज़ करेंगे, तो वो आएगा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंदर। इसमें हमारा बड़ी मांसपेशियों का विकास हो रहा है और इसमें हमारा छोटी मांसपेशियों का विकास हो रहा है। तो हम इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, डांसिंग, रनिंग, तो ये बहुत इजी है, जिसमें हमारा पूरा का पूरा हाथ यूज हो रहा है, पूरे के पूरे पैर यूज हो रहे हैं, बड़ी मांसपेशियां यूज हो रहा है, बड़ा पोर्शन यूज हो रहा है, वो होगा डांसिंग एंड रनिंग। जिसके अंदर हमारे छोटी मांसपेशियां, हमारी फिंगर्स या फिर हम कहीं सिर्फ हमारे टोज का यूज हो रहा है, पूरी बॉडी का कोई यूज नहीं है, हाथों का पूरा यूज नहीं है, सिर्फ छोटी सी मांसपेशियों का। जैसे लिखने में सिर्फ हमारी फिंगर्स काम कर रही है, हमारा पूरा हाथ काम नहीं कर रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर। टाइपिंग करने में हमारी फिंगर्स यूज हो रही है, छोटी मांसपेशियां यूज हो रही है, पूरे हाथ से तो हम ऐसे टाइपिंग नहीं कर सकते ना, तो इसके अंदर एग्जांपल आएगा टाइपिंग एंड राइटिंग। और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, ये सब किसके अंदर आएगा, छोटी मांसपेशियों का यूज हो रहा है, हमारी फिंगर्स का यूज हो रहा है, आएगा सूक्ष्म गत्यात्मक विकास, फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन डांस कर रहे हैं, हाथों की पूरी मूवमेंट हो रही है, पैरों की पूरी मूवमेंट हो रही है, भाग रहे हैं, ये सब किसके अंदर आएगा, स्थूल गत्यात्मक विकास के अंदर। तो इस यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो सिस्टम चल रहा है, ये चल रहा है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सामान्य से जटिल की ओर। कैसे कि पूरे हाथों का यूज करना बच्चे के लिए आसान है, जबकि फिंगर्स का यूज़ करना उसके लिए स्टार्टिंग में मुश्किल है। जब एक बच्चा लिखना सीख रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की तरफ जा रहा है, लेकिन जब वो इस पेन को अपने दोनों हाथों से पकड़ रहा है तो वो एक सिंपल प्रोसेस है, आसानी से कोई भी 2 या 1 साल का बच्चा उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन जब वो लिखना सीख रहा है तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसके लिए कि वो ऐसा इतनी आसानी से नहीं लिख सकता, तभी बच्चे को लिखने के लिए 1 साल लग जाता है, 1 साल के अंदर वो अच्छे से लिखना सीखता है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स जटिल प्रक्रिया है। अब इसके बाद आता है हमारा बौद्धिक विकास, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, या फिर हम लिख सकते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास। तो इसके अंदर क्या आ रहा है कि बच्चा कैसे धीरे धीरे समझदार होता जा रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं भाषा से भी संबंधित है। तो हम लिखेंगे संज्ञानात्मक विकास मानसिक विकास और बौद्धिक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास मानसिक विकास और बौद्धिक विकास से संबंधित है। एंड नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे भाषा का विकास। भाषा का विकास भी किसके अंदर, संज्ञानात्मक विकास के अंदर आता है। संज्ञानात्मक विकास के
अंदर आता है। तो जो हम भाषा सीख रहे हैं उस पर भी तो हमारे दिमाग का यूज़ हो रहा है, हमारी थिंकिंग, हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारी ग्रैब करने की शक्ति, वो सब हमारे दिमाग से रिलेटेड है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो भाषा भी हमारे दिमाग से, हमारे याद करने के तरीके से, हमारे समझने के तरीके से संबंधित है। तो भाषा का विकास भी किसके अंदर आ जाएगा? संज्ञान के अंदर आ जाएगा। तो इंग्लिश में हम लिखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Cognitive development is about intellectual growth and language development अगर हमसे अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किस मेजर काइंड ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आ रहा है, तो वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएगा। और ऐसे ही अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जो मोटर डेवलपमेंट है, या फिर पर्टिकुलरली भी पूछ लिया जाए कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट किस मेजर काइंड ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आएगा, तो वो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। तो अब हमने कॉग्निटिव के बारे में पढ़ लिया कि हमारी बुद्धि का विकास हो रहा है, हमारे सोचने समझने शक्ति का विकास हो रहा है, और लैंग्वेज का विकास हो रहा है। तो वो किसके अंदर आएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो हमारे कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन से संबंधित है? मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है और ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड है, तो हमारी भाषा कौन सी साइड से संचारित होती है? किस पार्ट ऑफ ब्रेन का रोल है हमारे लैंग्वेज के अंदर? तो लैंग्वेज किससे स्टार्ट हो रही है? एल से, तो लेफ्ट साइड ही इसमें रोल प्ले कर रहा होगा। तो जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर हमारी लैंग्वेज होगी। लॉजिक भी लेफ्ट साइड के अंदर ही आएगा। जो हम मैथ्स वगैरह सीख रहे हैं वो हमारे लेफ्ट साइड के ब्रेन की वजह से सीख रहे हैं। राइट साइड में क्या है? क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, कि कैसे हम अलग अलग तरह से एक चीज़ को कर सकते हैं। रेड के अंदर ब्लू कलर मिला के देखता हूँ, ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा, तो बच्चा क्या हो रहा है? क्रिएटिविटी कर रहा है, अलग अलग तरह से कुछ ना कुछ सीखने की और नया बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज कौन सी साइड ऑफ ब्रेन से अफेक्टेड है? तो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन। अब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, अब आएगा बिहेवियरल डेवलपमेंट। बिहेवियरल डेवलपमेंट में हम क्या लिखेंगे कि व्यवहार के विकास से संबंधित है। ठीक है, अब आएगा हमारा सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। तो अब सामाजिक विकास के अंदर क्या आता है? जैसे जैसे बच्चा 2 या 3 साल का होता है वो समाज से घुलना मिलना स्टार्ट कर देता है, उसके फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, वो आस पड़ोस की आंटियों के घर जाता है, उनसे इंटरेक्शन करता है। तो इसके अंदर हम सीखते हैं कि समाज के अंदर हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे एक बच्चे के ऊपर समाज का प्रभाव पड़ रहा है। ये सब किसके अंदर आएगा? सोशल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? सामाजिक विकास बच्चे के व्यक्तित्व पर सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभावों के बारे में है। किसके बारे में है? बच्चे के ऊपर सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवहारों के बारे में है।
सांस्कृतिक मतलब जो भी परंपराएं हमारी चलती जा रही है वो सब एक बच्चे को सीखनी पड़ती है उस सोसाइटी का एक पार्ट बनने के लिए। जैसे कि अब हमारी संस्कृति में क्या है, किसी की डेथ होती है तो हम वाइट कपड़े पहन कर जाते हैं, शादियों में दुल्हन जो होती है वो रेड जोड़ा और ये सारी ड्रेसेस डालती है। लेकिन हम देखें जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर डेथ में ब्लैक कपड़े डाले जाते हैं, शॉर्ट ड्रेसेस डाली जाती है, ब्लैक कलर का कोट पैंट पहनकर लोग जा रहे हैं किसी के फ्यूनरल पर। लेकिन अगर यहाँ पर इंडिया में डेथ हो रही है और कोई ब्लैक कलर का कोट पैंट पहनकर आ जाए तो क्या उसे सही माना जाएगा? क्या वो हमारी संस्कृति में है? नहीं, वो हम शौक जता रहे हैं। कहीं पर शौक जताने का कुछ और संबंध है, कहीं पर कुछ और है, संकेत अलग अलग हैं। वहाँ पर ब्लैक ड्रेस मतलब मोर्निंग, दुख की है, और यहाँ पर वाइट ड्रेस दुख की है। तो अगर कोई ब्लैक कोट पैंट पहनकर आ जाए किसी की मृत्यु पर इंडिया के अंदर तो क्या उसे सही माना जाएगा समाज में? नहीं। तो ये आता है सांस्कृतिक परंपराएं कि यहाँ पर शादी के टाइम पर घूंघट लेना और सर पर दुपट्टा रखना, ये सब हमारी संस्कृति के अंदर है। लेकिन वहाँ पर शॉर्ट ड्रेसेस पहनी जा रही है, वो उनकी संस्कृति है। तो एक संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एक बच्चे के ऊपर। और सामाजिक व्यवहार कि हमें समाज के अंदर कैसे व्यवहार करना है, बड़ों का आदर करना है, छोटों को भी रिस्पेक्ट देनी है, ये सब हमें स्कूल में ही सिखाया जाता है। तो हम समाज के अंदर कैसे व्यवहार करेंगे, हमारी संस्कृति को सीखेंगे, ये सब आएगा हमारे सोशल डेवलपमेंट के अंदर। अब आता है इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास। तो ये किसके बारे में है कि कैसे हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे हम बच्चों की तरह रो नहीं सकते हैं हर सिचुएशन पर हम हंस नहीं सकते हैं। हमें सिचुएशन के हिसाब से हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो भावात्मक विकास विभिन्न चरणों में विभिन्न संवेगों के बारे में है। भावात्मक विकास और संवेगात्मक विकास दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो हम लिखेंगे भावात्मक विकास विभिन्न चरणों में विभिन्न संवेगों के बारे में है। विभिन्न चरणों में विभिन्न संवेगों के बारे में है। क्या मतलब हुआ इसका कि हर डिफरेंट सिचुएशन में विभिन्न चरणों में लाइफ के अलग अलग चरणों में स्टेजेस में या फिर हम कई सिचुएशंस में जो हमारे इमोशंस हैं वो अलग अलग होंगे। हर टाइम हम हंस नहीं सकते, हर टाइम हम रो नहीं सकते। ये सब किसके अंदर आएगा? हमारे इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में आएगा कि इमोशनल डेवलपमेंट इज़ अबाउट डिफरेंट इमोशंस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ अबाउट डिफरेंट इमोशंस इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। और समय के साथ साथ हमें इनको कंट्रोल करना भी सीखना चाहिए। समय के साथ साथ कैसे हम परिपक्व बनते जा रहे हैं, कैसे हम मैच्योर होते जा रहे हैं, कैसे हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते जा रहे हैं, ये सब किसके अंदर आएगा? इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। अब इसके बाद में एक टॉपिक आता है मोरल विकास, मोरल डेवलपमेंट। आधी इंग्लिश आधी हिंदी मिक्स कर दी। चलिए देखते हैं मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। नैतिक विकास के अंदर क्या आएगा? सही और गलत की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ
राइट एंड रॉन्ग। अब सही और गलत की समझ हम दो एक्सपेक्ट से इसे देख सकते हैं। पहला, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ, संज्ञानात्मक विकास के साथ। कैसे कि बच्चा समझदार हो रहा है, उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है, तो उसे सही और गलत की समझ हो रही है। तो मोरल डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बट अगर हम इसे दूसरे एक्सपेक्ट में देखें कि जो एक चीज़ एक सोसाइटी के अंदर सही है, ले लीजिए कि यूएसए में शॉर्ट ड्रेसेस पहनना सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही शॉर्ट ड्रेसेस इंडिया में पहनना गलत माना जा रहा है। हालांकि आज टाइम बदल गया, बट कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि सबकी मेंटेलिटी ऐसी है कि शॉर्ट ड्रेसेस हमारी परंपराओं में नहीं है और उन्हें पहनना सही नहीं माना जाता है। तो एक सोसाइटी का सही दूसरी सोसाइटी के लिए गलत हो सकता है। जैसे कि यूएसए के अंदर किसी के मर जाने पर उसकी शोक सभा में ब्लैक कलर का कोट पैंट डालना बिल्कुल सही है, वहाँ पर ऐसा ही होता है। लेकिन इंडिया के अंदर किसी के मर जाने पर हम उसकी शोक सभा में जा रहे हैं अगर, तो वहाँ पर हम ब्लैक कलर का कोट पैंट नहीं पहनकर जा सकते, वो बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं मोरल डेवलपमेंट हमारे सोशियो इकोनॉमिक से भी जुड़ा हुआ है। तो ये एक मेजर काइंड ऑफ डेवलपमेंट में इसीलिए हमने नहीं पढ़ा क्योंकि ये दो एस्पेक्ट्स में पढ़ा जा सकता है कि बच्चे की समझ बढ़ रही है तो उसे सही गलत का पता चल रहा है, या फिर सोसाइटी के उससे प्रेशर से, या फिर हम कहें सोसाइटी की सीख से वो सही गलत की समझ कर रहा है कि गरीब की हेल्प करनी चाहिए, बूढ़े लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो ये किससे सीख रहा है? उसकी सोसाइटी से सीख रहा है। तो कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए ये हमारा मेजर डेवलपमेंट की जो हमने स्टेजेस देखी, जो हमने प्रकार देखे, उसके अंदर ये नहीं आता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट के क्या क्या नेचर है, नेचर ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रकृति। तो क्या क्या आता है विकास की प्रकृति के अंदर? सबसे पहले आता है कि ये एक डिफाइंड प्रोसेस है, यह एक निश्चित प्रक्रिया है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, विकास एक निश्चित प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ डिफाइंड प्रोसेस। निश्चित प्रक्रिया है, विकास इंसान के अंदर होगा ही होगा। और हम इसे डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे? कि आज आपकी वेट इतनी बढ़ गई, आज आपकी हाइट इतनी बढ़ गई, आज आप बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हो, अब तुम इमोशंस कंट्रोल करना सीख गए हो। तो हम विकास को डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, उसकी व्यवहार के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, वो पहले से ज़्यादा समझदार हो रहा है। तो एक निश्चित प्रक्रिया है, इंसान के अंदर विकास होता ही होता है और उसे हम डिफाइन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है कि जो डेवलपमेंट है वो चलता है जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इंग्लिश में हम लिखेंगे डेवलपमेंट इज जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट इज जनरल टू स्पेसिफिक। जो चीज़ हमने मोटर डेवलपमेंट के अंदर भी देखी थी कि पहले जनरल वो अपने पूरे हाथ पैरों का यूज़ करेगा और फिर वो स्पेसिफिकली अपनी फिंगर्स का यूज़ करना सीख जाएगा। तो ऐसे ही विकास के अंदर होता है कि पहले वो सामान्य
तौर से ग्रो करना सीखेगा और फिर वो उसमें बहुत ज़्यादा महारत हासिल करने लग जाएगा और फिर वो विशिष्ट की ओर चलता चला जाएगा। तो जैसे कि जब हमारे जो सर्जन होते हैं वो पहले सामान्य तौर पर किसी डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, बट जैसे जैसे उन्हें प्रैक्टिस होती जाती है तो वो विशिष्ट की ओर चले जाते हैं, वो सर्जरीज परफॉर्म करने लग जाते हैं लिविंग बॉडी के ऊपर। तो पहले बच्चा सामान्य तौर पर काम करता है, जैसे सामान्य तौर पर वो पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, बट जब वो ये सब सीख गया, अब उसे प्रैक्टिस होगी तो विशिष्ट की ओर जाएगा, वो भागना सीखेगा, वो बॉल को किक करना सीखेगा। तो ये क्या हुआ कि ये डेवलपमेंट चलता है जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसके बाद हम क्या देखेंगे नेचर ऑफ डेवलपमेंट में, विकास कभी रुकता नहीं है। थर्ड पॉइंट, विकास कभी रुकता नहीं है, रुकता नहीं है। इंग्लिश में लिखेंगे इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो चलेगी माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक, तो ऐसे ही जो डेवलपमेंट है वो भी चलेगी हमारे माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक, निरंतर चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, इंसान सीखता रहेगा, उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, विकास का दायरा विस्तृत है। फोर्थ पॉइंट, विकास का दायरा विस्तृत है। डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, कि विस्तृत है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, ये बहुत बड़ा है, ब्रॉडर है। ग्रोथ भी इसके अंदर, फिजिकल डेवलपमेंट भी इसके अंदर, मैच्योरिटी भी इसके अंदर, लर्निंग भी इसके अंदर, जो सब हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। इसीलिए इसको कहा कि एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये बहुत बड़ा है, विस्तृत है। अब विकास के अंदर जो है वो गुणात्मक एवं मात्रात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन शामिल है। विकास में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन शामिल है। इंग्लिश में हम लिखेंगे डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ क्वालिटेटिव as well as quantitative changes। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि गुणात्मक, कैसे जो क्वालिटी है कि पहले वो पेन को दोनों हाथों से पकड़ रहा था, अब वो सिर्फ अपनी फिंगर्स से पकड़ रहा है, किसके अंदर आ रही है, हमारे डेवलपमेंट के अंदर आ रही है। कैसे वो खाना ना मिलने पर रो रहा था, बट अब वो अपनी भूख को सहन करना सीख रहा है, स्कूल के अंदर रिसेस टाइम पर ही खाना खाता है, ना पहले रोता है ना बाद में रोता है। तो उसमें गुणवत्ता आ रही है, उसके इमोशंस ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, उसका व्यवहार ज़्यादा बेहतर हो रहा है। तो डेवलपमेंट के अंदर गुणात्मक चेंजेस भी आए और मात्रात्मक चेंजेस भी आए। कैसे? क्योंकि हम इसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी तो पढ़ रहे हैं, शारीरिक भी तो पढ़ रहे हैं। शारीरिक को हम एज अ क्वांटिटी बता सकते हैं कि 5 मीटर हाइट थी, 6 मीटर हाइट थी, तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों इसके अंदर आ गए। डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस।
लेकिन क्वांटिटेटिव चेंजेस आए, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस किसके अंदर होते हैं, तो वो हमने देखा ग्रोथ के अंदर होते हैं। मात्रात्मक चेंजेस किसके अंदर आएंगे, हमारी वृद्धि के अंदर आएंगे। बट जब हमसे पूछा जाए कि दोनों क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है, तो वो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे हमारे डेवलपमेंट के अंदर। अब हम देखेंगे डिफरेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। डिफरेंस दोनों में क्या अलग है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं ग्रोथ, वृद्धि, एंड एक तरफ हम लिखेंगे डेवलपमेंट, विकास। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने जस्ट अभी देखा कि ग्रोथ के अंदर आएगा क्वांटिटेटिव चेंजेस, जिसको हम लिखेंगे मात्रात्मक। तो इसके अंदर सिर्फ मात्रात्मक चीज़ों को पढ़ा जाएगा। मात्रात्मक परिवर्तन, चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, परिवर्तन। और डेवलपमेंट के अंदर क्या आएगा, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। तो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव चेंजेस, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन। यह है सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो ग्रोथ है उसके अंदर हमने देखा कि क्या होता है, केवल शारीरिक विकास, केवल शारीरिक विकास शामिल है। फिजिकल चेंजेस है सिर्फ जिनका हम मापन कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंटल विकास के अंदर क्या है, डेवलपमेंट के अंदर क्या है, विकास के अंदर क्या है, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास शामिल है। इंग्लिश में हम लिखेंगे ओनली फिजिकल डेवलपमेंट is included। और यहाँ पर हम लिखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर इंक्लूडेड। जो हमने मेजर डेवलपमेंट के प्रकार देखे थे उसके अंदर क्या क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट आया, कोग्निटिव डेवलपमेंट और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के अंदर सभी प्रकार का विकास आ जाएगा, जबकि वृद्धि के अंदर सिर्फ शारीरिक विकास के बारे में बात करेंगे हम। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है वृद्धि का मापन किया जा सकता है।
वृद्धि का मापन किया जा सकता है। इसमें लिखेंगे इट इज मेजरेबल। डेवलपमेंट का हमने देखा, क्या डेवलपमेंट का हम मेजरमेंट कर सकते हैं? क्या डेवलपमेंट मेजरेबल है? नहीं। तो डेवलपमेंट में लिखेंगे इसका मापन नहीं किया जा सकता। परंतु हम विकास का अवलोकन करते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे इट इज ऑब्जर्वेबल, कि हम इसे माप नहीं सकते लेकिन हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्रोथ के अंदर लिखेंगे कि इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है। इंग्लिश में लिखेंगे इट इंक्लूड्स स्ट्रक्चरल चेंजेस। डेवलपमेंट में हम लिखेंगे विकास में कैसे चेंजेस हैं? विकास में प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल हैं। इंग्लिश में लिखेंगे इट इंक्लूड्स फंक्शनल चेंजेस। तो जो हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखा था स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में, वहाँ पे हमने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की गई थी कि संरचना कि सिर्फ बाहर से कैसी संरचना है, पेट मोटा है या पेट पतला है, हाथ छोटे हैं या बड़े हैं, संरचना पर किस में ध्यान दिया जाता है, स्ट्रक्चर पर किस में ध्यान दिया जाता है। तो ग्रोथ के अंदर, वृद्धि के अंदर ठीक उसी प्रकार हमने सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा था फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। तो प्रकार्यवाद का किससे संबंध था? प्रकार्यवाद का संबंध था फंक्शन से, कि कैसे कोई चीज़ काम कर रही है, कैसे शरीर में वृद्धि हमारे बॉडी को हेल्प कर रही है, हम मोटर डेवलपमेंट कर रहे हैं, उससे गत्यात्मक विकास कर रहे हैं, हम चीज़ों को उठा पा रहे हैं अगर हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है तो ये हमें फंक्शन के बारे में बताता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। इंग्लिश में लिखेंगे ग्रोथ हैज नो सीक्वेंस। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। हमें नहीं पता कि पहले बच्चे का हाथ ज़्यादा बड़ा होगा या उसके पैर ज़्यादा बड़े होंगे, उसका दिमाग ज़्यादा बड़ा होगा या फिर उसका वेट जल्दी बढ़ेगा। तो हमें नहीं पता कि वृद्धि का सीक्वेंस क्या रहेगा, कि बच्चा जब पहले
बैठना सीख रहा है, या फिर हम कहें कि जब वो 5 साल का है तो वो पतला पहले हो जाएगा या वो मोटा पहले हो जाएगा। कुछ बच्चों को हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो पतले होते जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो मोटे होते जा रहे हैं। तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। आपका पहले हाथ भी बड़ा हो सकता है, किसी की एकदम से हाइट लंबी हो जाती है, किसी की हाइट बहुत लेट जाके लंबी होती है। तो कोई सीक्वेंस नहीं है कि 5 साल के बच्चे की हाइट इतनी होगी, 6 साल के बच्चे की हाइट इतनी होगी। तो इसके अंदर हमें कोई सीक्वेंस नहीं पता है, लेकिन डेवलपमेंट का एक निश्चित क्रम होता है। हम लिखेंगे विकास का एक निश्चित क्रम होता है। डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल कैसे है डेवलपमेंट? हमने देखा कि जब एक छोटा बच्चा होता है उस पर विकास हो रहा होता है तो वो पहले बैठना सीखता है, फिर वो खड़े होना सीखता है, वो उसके बीच में उससे पहले एक स्टेज आती है जब वो अपने घुटनों के बल चलता है, फिर वो खड़े होना सीखता है, फिर वो भागना सीखता है। तो एक सीक्वेंस में सारा काम हो रहा है। जो भी बच्चा होगा, हर एक बच्चा वो पहले बैठना सीखेगा, फिर वो अपने घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर वो भागना सीखेगा। तो डेवलपमेंट के अंदर हमने बात की थी कि वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। पहले सभी बच्चे अपने हाथ से ही उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे और फिर वो अपने फिंगर्स का यूज़ करना सीखेंगे। तो सीक्वेंस की बात हुई है डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर वो ख़त्म होता है, और इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर भी ख़त्म होता है।